नमस्कार। आइए पॉलिटी की सबसे फेमस केस केशवानंद भारती को जानने की कोशिश करते हैं। इस केस को हम डिटेल में जाने उसके पहले कुछ थोड़ा सा बैकग्राउंड समझिए। जिस समय ब्रिटिश देश में शासन कर रहे थे तो वह बड़े बड़े जमींदार लोगों को तैयार किए थे। मतलब कि कुछ समाज में ऐसे लोग थे जिनके पास बहुत जमीन था और कुछ ऐसे गरीब लोग जिनके पास जमीन की टुकड़ा भी नहीं था। तो जिससे जब हमें आजादी मिली तो संविधान के दो भाग पार्ट थर्ड एंड पार्ट फोर्थ, मतलब कि पार्ट थर्ड में फंडामेंटल राइट व्यक्ति को कुछ अधिकार दिए गए, साथ ही में भाग चार में डीपीएसपी के तहत राज्यों को भी कुछ दायित्व दिए गए कि राज्य ऐसे काम करे ताकि समाज में जो असमानता है इसको दूर किया जा सके और एक सामाजिक एकता को स्थापित किया जाए, जिसमें कि इकोनॉमिकल जो डिसबैलेंस बना है उसको दूर किया जाए, जो गरीबी है इसको दूर किया जाए, जिनके पास ज्यादा जमीन है उनसे लेके कुछ गरीबों को दिया जाए। ऐसे कुछ काम करना था सरकार को। यह पार्ट फोर के तहत था। अब आप समझिए पार्ट थर्ड के तहत कुछ व्यक्तियों को राइट थे कि वो संपत्ति रख सकते हैं, जबकि पार्ट फोर के तहत सरकार के दायित्व था कि वह देश में कुछ ऐसा काम करे जिससे गरीबी दूर करे। मतलब कि दोनों एक दूसरे के कंट्री हो रहे थे। एक तरफ आपको अधिकार था कि आप संपत्ति रखिए, जबकि दूसरे तरफ सरकार का भी दायित्व बन जा रहा था कि वो गरीबी दूर करे, जो असमानता है इसको दूर करे। इसके बीच में यह केस फंसा हुआ था जिसका नाम केशवानंद भारती था। इस केस को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। उसके पहले देखिए 1963 में केरला गवर्नमेंट ने, केरला सरकार ने लैंड रिफॉर्म एक्ट लेके आती है और इसी के तहत, इस लैंड रिफॉर्म एक्ट के तहत ही लैंड सीलिंग लगाया जाता है। लैंड सीलिंग का मतलब यह था कि इसके तहत कोई भी व्यक्ति या फिर संस्था कुछ लिमिट तक ही जमीन अपने पास रख सकती, उससे ज्यादा अगर जमीन होगा तो सरकार उसको ले लेगी और सरकार कुछ उसके लिए रिजनेबल प्राइस भी दे रही थी। बट इसी केस से रिलेटेड केशवानंद भारती का केस था और केरल में जो वर्तमान का केसरगढ़ जिला जो केरला और कर्नाटक बॉर्डर पे आता है, उसमें एक मठ था जिसका नाम था एडनीर मठ। एडनीर मठ। और इसी मठ के मठाधीश या जो चेयरपर्सन थे वो कौन थे? केशवानंद भारती केस। जब केरल सरकार यह एक्ट लाई थी, जमीन लैंड रिफॉर्म एक्ट, उसके तहत बहुत लोगों की जमीन ली गई। इसी के तहत इस मठ के पास भी बहुत सारा जमीन था जिसको केरल सरकार ले लेती है। तो इससे जो उनका जमीन छीना गया, इसी को चैलेंज करते हुए उन्होंने केरला हाईकोर्ट में, और केरला हाईकोर्ट में जो एक्ट था इसको उन्होंने चैलेंज किया और बोला कि मेरा फंडामेंटल जो राइट है कुछ आर्टिकल के तहत, मैं उनको आगे बताता हूँ, इसका यह उल्लंघन है और सरकार ऐसा नहीं कर सकती है। तो केरला हाईकोर्ट का फैसला है कि जी नहीं, सरकार ऐसा कर सकती है क्योंकि सरकार डीपीएसपी को लागू कर रही है। मतलब कि केरला हाईकोर्ट में जो फैसला आया वो, उसमें केशवानंद भारती केस हार गए और केस हारने के बाद केरला हाई कोर्ट का जो डिसीजन था इसी को चैलेंज करने कहां पहुंचते हैं? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, मतलब कि सुप्रीम सर्वोच्च न्यायालय। और सर्वोच्च न्यायालय का जो फैसला है वही भारतीय पॉलिटी में केशवानंद भारती केस कहलाता है। ठीक है, अब हम समझते हैं कि केशवानंद भारती जो जजमेंट था वह क्या था और इनके सुप्रीम कोर्ट जाने की ग्राउंड क्या कहते हैं उसको समझिए। इस सबको समझा जाए इससे पहले एक काफी फेमस नाम है, इसको याद रखिएगा। जो केशवानंद जी के वकील थे, एडवोकेट थे, उनका नाम था नाना पालकी वाला। नाना पालकी वाला, ये इनके क्या थे? एडवोकेट थे। ये केशवानंद जी के एडवोकेट थे, नाना पालकी वाला। और यह सुप्रीम कोर्ट में पहुंचते हैं कुछ ग्राउंड को लेकर। समझिए ग्राउंड क्या कहते हैं। इन्होंने कहा, ये कुछ आर्टिकल को मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, 19(1)(f), आर्टिकल 25, 26, 26C, 31, 32 और प्लस आर्टिकल 13। इतने आर्टिकल प्लस ये जो केरला का जो एक्ट आया था उसको भी चैलेंज करते हैं नाना पालकी वाला, बिहाफ ऑफ केशवानंद सुप्रीम कोर्ट, और कहते हैं कि देखिए पहले ये जो आर्टिकल 19(1)(f है यह कहता है कि व्यक्ति के पास संपत्ति रखने जितनी चाहे उतनी रखने की स्वतंत्रता है। 19(1)(f क्योंकि उस समय संविधान का भाग था, वर्तमान में यह भारतीय संविधान में नहीं है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा इसको हटा दिया और इसी को मजबूती प्रदान करता था आर्टिकल 31 कि हाँ इसमें जो कहा गया इसको मैं मजबूती प्रदान कर रहा हूँ आर्टिकल 31 का। मतलब ये दो आर्टिकल हुए। उसके बाद उनका कहना है कि आर्टिकल जो 25 हमें धार्मिक स्वतंत्रता देता है, यानी राइट टू प्रैक्टिस, प्रोपगेट एंड प्रोफेक्स माय रिलीजन, यह मुझे 25 के तहत मिला है।
तो अगर केरल सरकार मेरा जो ये हक है जमीन ले ले रही है तो मेरा ये आर्टिकल 25 का भी उल्लंघन होता है। इसी तरह आर्टिकल 26 क्या कहता है कि फ्रीडम टू रिलीजियस अफेयर, मतलब धार्मिक जो मामले हैं उसको मैनेज करने का फ्रीडम होगा 26 के तहत। और 26 को ही मजबूती प्रदान करता है 26C। 26 से यह कहता है कि व्यक्ति जो अपने ये जो रिलीजियस मैनेज करेगा उसके लिए वो अपने पास संपत्ति को रख सकता है। मतलब कि 26C कहता है कि संपत्ति को आप रख भी सकते हैं और एक्वायर भी कर सकते हैं। ठीक है, एक्वायर भी कर सकते हैं किसके तहत? 26C के तहत। और वो संपत्ति कैसी हो सकती है? चाहे संपत्ति मूवेबल हो या फिर संपत्ति नॉन मूवेबल भी हो सकती है। और केशवानंद का केस इससे रिलेटेड है। मूवेबल का मतलब ऐसा जैसे कि मान लीजिए आपके पास कार है, ट्रक है, ये मूवेबल संपत्ति हुए। और नॉन मूवेबल जैसे जमीन हुआ, घर हुआ। तो केशवानंद का जमीन ले गया गया तो उनका मामला इससे नॉन मूवेबल से रिलेट करता है। इसी तरह आर्टिकल 32 कहता है कि अगर किसी व्यक्ति का कोई भी फंडामेंटल राइट क्या है? भाग पार्ट जो 3 है संविधान का, उसमें 12 से 35 आर्टिकल तहत व्यक्ति को फंडामेंटल राइट्स दिए गए। तो ये 32 यह कहता है कि इसके तहत कोई भी अगर आर्टिकल उल्लंघन होता है तो आप 32 के तहत डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट आ सकते हैं। तो उन्होंने 32 को भी कोट किया, प्लस उन्होंने 13 को भी कोट किया। कौन? नाना पालकीवाला। और उनका कहना था कि सुप्रीम कोर्ट खुद से भी ये प्रोसेस इनिशिएट कर सकती है और ये जो केरला का लैंड रिफॉर्म एक्ट है उसको समाप्त कर सकती है, क्योंकि वो फंडामेंटल राइट का उल्लंघन करता है। क्योंकि 13 क्या कहता था कि अगर कोई भी सरकार के द्वारा बनाया गया कानून फंडामेंटल राइट का मतलब कि वायलेशन करता है तो उसको सुप्रीम कोर्ट चेक करके मतलब रिव्यू करके समाप्त कर सकती है। तो नाना पालकीवाला इतने एक्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट में पहुंचते हैं। प्लस इतना था, प्लस उनका चैलेंज समझिए, जो लैंड रिफॉर्म एक्ट 1963 का था वह उसको चाह रहे थे कि पूरी तरीका से समाप्त कर दिया जाए। इतने उनकी कहना था। अब सरकार का क्या कहना था? अब इसमें भारत सरकार इन्वॉल्व हुई और केरला गवर्नमेंट भी। तो सरकार का यह कहना था कि पार्ट 4 जो डीपीएसपी है यह हमें कुछ ड्यूटी देता है कि हम ऐसा करें, मतलब कि अगर किसी के पास ज्यादा संपत्ति है, जमीन है, तो उसको लेके गरीब में बांटे ताकि देश की गरीबी दूर हो। यह पार्ट 4 के तहत हमारा ड्यूटी है। अगर कोई व्यक्ति बार बार कोर्ट पहुंचेगा तो ये प्रोसेस धीमे हो जाएंगे, तो हम लोग अपना ड्यूटी कैसे निभाएंगे? सरकार के हद तक था। अब इस सब मतलब दोनों तरफ, सरकार की तरफ से अटॉर्नी जनरल और नाना पालकीवाला केशवानंद भारती की तरफ, इन सबका सुनने के फैसला के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 13 जजों की बेंच, भारतीय पॉलिटी में सबसे ज्यादा जजों की बेंच इसी केस में बैठी थी। 13 जजेस बेंच बैठती है। 13 जो जजेस बेंच है यह बैठती है और जो फैसला आता है वह आया 7:6 से। और इसमें जो उस समय भारत के सीजीआई मतलब भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? एसएम सिकरी सर। एसएम सिकरी जिस दिन मतलब 24 अप्रैल 1973 को यह केस का फैसला है और इसी दिन इनकी रिटायरमेंट थी। एसएम सिकरी सर की चीफ जस्टिस। और 13 जजों में से मतलब कि जो फैसला या किसके पक्ष में आया, तो इसमें भी केशवानंद भारती केस हार गए और केरला गवर्नमेंट और भारत सरकार की मतलब केस के तौर पे जीत होती। लेकिन इसमें इतना आसान नहीं, जीत तो भारत सरकार की हो गई, मतलब कि जो केशवानंद भारती का केस हार गए, इनकी जमीन बेचारी की चली गई। प्लस जब ये केशवानंद भारती केस सुना जा रहा था तो देश से काफी सारे पिटीशन आए हुए थे और सबको एक साथ मर्ज करते हुए एक साथ सुना गया था। और इसी में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ फैसला दिया, उसको समझिए। पहला फैसला ये था इनका, केशवानंद नाना पालकीवाला का यह भी कहना था कि जो सरकार है, पार्लियामेंट है, फंडामेंटल राइट को चेंज नहीं कर सकती है। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आईसी गोलकनाथ जो केस था, गोलकनाथ जो केस था 1967 का, उसमें यह फैसला दी थी कि फंडामेंटल राइट को पार्लियामेंट अमेंड नहीं कर सकती है। तो नाना पालकीवाला ने इसको भी कोर्ट किया था सुप्रीम कोर्ट के सामने। इस सब के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया अपने आईसी गोलकनाथ का जजमेंट था इसको रिवर्स करते हुए, ओवररूल्ड करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पार्लियामेंट हैज ए पावर टू अमेंड एनी पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बट देयर इज ए कंडीशन और दिस कंडीशन इज कॉल्ड बेसिक स्ट्रक्चर। मतलब कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा इसमें ये जो 7:6 था ना, इस 7 को जो लीड कर रहे हैं तो चीफ जस्टिस थे, लेकिन उसमें एक जज थे एचआर खन्ना सर। एचआर खन्ना इन्होंने ही बेसिक स्ट्रक्चर का जो डॉक्ट्रिन है वो लिखा। उनका कहना था
कि जिस तरह जो जर्मनी वाइमर गणतंत्र था, जर्मनी से पहले उसका नाम हुआ करता था, उसमें संविधान में काफी सारे लूप होल थे जिसका फायदा उठाते हुए हिटलर ने तानाशाही की और देश को एक युद्ध की तरफ मतलब सेकेंड वर्ल्ड वॉर की तरफ ढकेल दिया। इसी तरह अगर गवर्नमेंट में मतलब भारत में भी अगर सरकार के ऊपर एक लिमिट नहीं लगाया जाता है, एक मतलब रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाए जाते हैं, तो सरकार जो है अतिक्रमण करेगी संविधान का। और सरकार ये जो कंसेप्ट बना के रखी है पार्लियामेंट्री सुप्रीमो, यह गलत है। और उन्होंने कहा कि नहीं, देश जो है कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी पे चलेगा, ना कि पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी। पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी मींस, एक मिनट, सरकार कहती थी कि जो हमारा संविधान ये तो ठीक है, लेकिन इसको जैसे मन वैसे यूज करे, जो चेंज करना है पार्लियामेंट कर सकते हैं, मतलब अल्टीमेट सुप्रीम कौन है? पार्लियामेंट। जबकि इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने एस्टेब्लिश कर दिया कि नहीं, पार्लियामेंट सुप्रीमो नहीं है, देश में सुप्रीमो कौन है? कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीमो है। मतलब कि देश में सर्वोच्च कौन, सबसे ऊपर कौन? तो हमारा संविधान। और कैसे? तो उन्होंने कहा ये जो बेसिक स्ट्रक्चर है, ये हम एक कंसेप्ट दे रहे हैं सरकार को कि सरकार संविधान के किसी भी भाग में चेंज करना है करे, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर के साथ कोई भी खेलवाड़ नहीं कर सकती, चेंज नहीं कर सकती। तो सरकार ने कहा कि यह क्या है भाई? तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कुछ बातें तो मैं भी बता रहा हूं, और कुछ बातें समय समय पर इन फ्यूचर जब जब कोई केस आएगा तब तक हम लोग फैसला देके बताएंगे कि ये जो पार्ट है यह बेसिक स्ट्रक्चर है और ये जो पार्ट है बेसिक स्ट्रक्चर नहीं है। इसी केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखिए, जो भारत की देश का जो डेमोक्रेसी सिस्टम है, मतलब लोकतंत्र है, यह संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है। मतलब कि पार्लियामेंट या सरकार चाह के भी डेमोक्रेसी को खत्म नहीं कर सकती। इसी तरह जुडिशरी का जो इंडिपेंडेंस है, मतलब न्यायपालिका की स्वतंत्रता है, यह भी भारतीय संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर माना जाएगा। यानी सरकार चाह के भी उसको कम नहीं कर सकती, हाँ उसको बढ़ा सकती है लेकिन कम नहीं कर सकती है। कौन? सरकार। इसी तरह जो पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, यह भी क्या है? बेसिक स्ट्रक्चर है। और इसी केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा जो भाग 3 के तहत 12 से 35 आर्टिकल के तहत व्यक्तियों को फंडामेंटल राइट्स दिए गए, यह भी संविधान का क्या है? बेसिक स्ट्रक्चर है। और सरकार समय के साथ इनमें चेंज करे, नो डाउट, क्योंकि समय बदलती रहती, लेकिन इसको सरकार समाप्त नहीं कर सकती। अब सरकार जो पहले फ्री थी पूरी तरीके से 100%, जितनी मर्जी उतनी संशोधन करने की, अब सरकार के ऊपर एक कैप लग गया। और यह कैप क्या था? बेसिक स्ट्रक्चर। और इस कैप को लगाने वाले कौन थे? चीफ जस्टिस एच.आर. खान्ना और एस.आर. सीकरी सर। इसके बाद ये जो फैसला आया था, समझिए भारत में एक सिस्टम ये है ना कि जब भी जजमेंट आते हैं, अगर दो मतलब जब भी इवन नंबर में जज बैठेंगे और फैसला आएगा उसमें, तो जो मेजोरिटी के फैसला ही मान्य होगी, बट जो जज इसके खिलाफ है वो भी अपने फैसला को सुना सकते हैं। तो जो इसके खिलाफ थे, मतलब बेसिक स्ट्रक्चर जैसी कुछ संकल्पना हो, उसके खिलाफ कौन थे? एन रे। एन रे साहब का कहना था कि पार्लियामेंट सुप्रीमो रहने दिया जाए और पार्लियामेंट के पास अमेंडमेंट की पावर होना चाहिए। मतलब एन रे साहब जो बेसिक स्ट्रक्चर था इसको खिलाफ थे, उनका कहना था कि ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, सरकार के पास अल्टीमेट पावर होना चाहिए। और इसका आपको झलक दिखेगा बाद में, जब आगे चल के और जजों की, सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति की बारी आई, तो उस समय इधर से जो 3 जज सुप्रीम थे, उन 3 जज का नाम था जेम्स सेलट, एन गौरकर और के.एस. हेगड़े। यह 3 व्यक्ति मतलब एज में और सुप्रीमो में, मतलब एज में सब में सुप्रीम थे, इनको चीफ जस्टिस बनना चाहिए, लेकिन इन 3 जज को नहीं बनाया गया क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर के समर्थन में थे। चीफ जस्टिस किनको बनाया गया? एन रे साहब को। क्यों? क्योंकि अब बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ थे, और बेसिक स्ट्रक्चर किसके खिलाफ था? सरकार के खिलाफ था। तो सरकार नहीं चाहती थी कि बेसिक स्ट्रक्चर आए, और एन रे साहब भी नहीं चाहते थे कि बेसिक स्ट्रक्चर आए, इसीलिए इनको चीफ जस्टिस आगे चल के बनाया गया। इसी केस में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार जो 24वां अमेंडमेंट की थी संविधान में 1971 में, और उसके तहत सरकार यह कह रही थी कि अगर 368 क्या है? यह संविधान को, मतलब पार्लियामेंट को पावर देता है संविधान को अमेंड करने का, साथ ही में प्रोसेस भी बताता है। तो सरकार का कहना था कि अगर पार्लियामेंट आर्टिकल 368 के तहत संविधान में कोई अमेंडमेंट करती है, तो जो सुप्रीम कोर्ट है, क्या सुप्रीम कोर्ट, वह आर्टिकल 13 के तहत इस जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को चेक ही नहीं करेगा कि सही है कि गलत है, जबकि 13 तो सुप्रीम कोर्ट का पावर देता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, यह गलत है, आप जितना अमेंडमेंट करना है करो, साथ ही में हम लोग आर्टिकल 13 का जो एरिया इसको बढ़ाएंगे और इसके तहत सारे अमेंडमेंट लाएंगे। आप जितना अमेंडमेंट करोगे हम लोग उसको चेक कर सकते हैं, मतलब कि 24 जो अमेंडमेंट था उसको खारिज कर दिया गया। किस केस में?
केशवानंद भारती केस के फैसला के दौरान, प्लस सरकार के पक्ष में भी कुछ पॉइंट है, जैसे भारतीय संविधान में एक शेड्यूल है जिसका नाम है 9th शेड्यूल। 1973 मतलब कि 24 अप्रैल 1973 से पहले और इसके बाद, तो ये जो है केरला का जो लैंड रिफॉर्म एक्ट था, ये जो रिफॉर्म एक्ट था, यह सरकार ने मतलब भारत सरकार ने संविधान में 29वां अमेंडमेंट करते हुए इसको 9th शेड्यूल में डाल दी। और 9th शेड्यूल में डालने के साथ यह बोली कि सुप्रीम कोर्ट या कोई भी कोर्ट इसको चेक नहीं करेगा कि यह एक्ट सही है कि गलत है, क्योंकि यह 9th शेड्यूल के अंदर है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा जी हाँ एकदम सही है और हम 29वां जो अमेंडमेंट इसको अपहेल्ड करते हैं, प्लस ये आपका जो शेड्यूल 9 में आपने केरला लैंड रिफॉर्म को डाला उसको हम चेक भी नहीं करेंगे। लेकिन इस डेट से पहले जितने भी इस 9th शेड्यूल में कानून डालेंगे उनकी चेकिंग नहीं होगी। 1973 के बाद जितने भी कानून बनाए गए हैं और 9th शेड्यूल में डाले जाएंगे, इफ these कानून आर वायलेटिंग या कॉन्ट्रैक्ट विद द फंडामेंटल राइट्स, सुप्रीम कोर्ट हैज अ पावर अंडर आर्टिकल 30 टू रिव्यू दिस एक्ट विद इन द 9th शेड्यूल। सिंपल में सरकार सुप्रीम कोर्ट यह बोलती है कि 24 अप्रैल 1973 से पहले आपने जो भी कानून बना के 9th शेड्यूल में डाला है उसको हम लोग चेक नहीं करेंगे, लेकिन 24 अप्रैल 1973 के बाद कोई भी कानून बनाए गए हैं जो फंडामेंटल राइट को वायलेट करते हैं तो हम लोग उसको चेक करेंगे और हमारे पास ये अधिकार है किसके तहत, आर्टिकल। कुछ फैसले सरकार के पक्ष में भी गए और कुछ फैसले जो है सरकार के खिलाफ भी गए, लेकिन इसमें सरकार की जो सबसे बड़ा कांटा बना वह कांटा था बेसिक स्ट्रक्चर का। और कहा जाता है ऐसा, मतलब ये गुप्त बातें हैं, बाद में रिलीज हुई थी इमरजेंसी के दौरान, कि इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने एन रे की अध्यक्षता में कोशिश भी की थी इस जजमेंट को ओवररूल कर दिया जाए। मतलब ऐसे समझिए कि भारत में ऐसा प्रोविजन है कि अगर सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला देती है तो जितने जज की बेंच उस फैसला को दी है उससे एक ज्यादा जज की बेंच बैठा के उस फैसला को ओवररूल किया जा सकता है। जैसे